नमस्कार एस्पिरेंट, मोस्ट वेलकम है आपका इस रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू पर। हम लोग यहाँ पे बजट देखेंगे जो कि उत्तर प्रदेश का बजट है, यूपी का, और भी बजट देखेंगे जो कि हमारा रहेगा। इसके बाद भारत सरकार का जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो भी पेश किया था, और उत्तर प्रदेश में जो कि राजेश खन्ना ने बजट पेश किया था। तो इसके बारे में अपन लोग देखेंगे। तो आप देख रहे हैं इसे मेरे डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू के साथ। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बजट सन 2021-22 के लिए जो पेश किया गया है उसके बारे में जो मुख्य बातें हैं वही अपन लोग देखेंगे और एग्ज़ाम के लिए रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, चर्चा में ये बजट क्यों रहा है ये हम लोग देखेंगे, और बजट का अनुमान जो है वो काहे के लिए है। बहुत बच्चे सोचेंगे कि ये वाला बजट सन 2000 कब के लिए है, ये वाला बजट सन 2020-21 के लिए है या 21-22 के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला बजट सन 2021-22 के लिए है। ठीक है, कब के लिए? 21-22 के लिए है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, ध्यान देने योग्य बात है। तो मैं यहाँ से ठीक है, मैंने ये पेन ले लिया है। तो ये बजट कब के लिए है, आपको ये यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। बजट के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं ये आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, और जन स्वास्थ्य के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से रहे हैं, ये चर्चा में क्यों है ये बजट, ये भी आप ये सभी चीज़ें इसमें देख पाएंगे। ठीक है, और देखिए, ये सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा ये बजट पेश किया गया था। पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का बजट जो कि पेश किया गया था सन 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश में किस मंत्री के द्वारा पेश किया गया। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा पेश किया गया। अब देखिए, ये 22 फरवरी को बजट पेश किया गया। कब? 22 फरवरी को। और कब के लिए? सन 2021-22 के लिए पेश किया गया। अब ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये पहली बार जो भारत सरकार के लिए जो कि बजट पेश किया गया था 1 फरवरी को बाई निर्मला सीतारमण के द्वारा, वो भी पेपरलेस बजट था, और ये भी पेपरलेस बजट है। तो सबसे बड़ी बात है ये कि अभी तक पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। ये हमेशा के लिए क्वेश्चन एक बन गया है। ठीक है, हमेशा के लिए। अब देखिए, बजट का केंद्र बिंदु क्या है। तो देखिए कि बजट का केंद्र बिंदु है कि स्वावलंबन से सशक्तिकरण की ओर के लिए ये बजट पेश किया गया है। बजट जो अनुमान आपको बताया था सन 2021-22 के लिए है। ये बजट का आकार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। आप हो सके तो आप एक नोट्स वगैरह बनाएं और एक रफ़ या फिर फेयर बढ़िया कॉपी लें, उस पर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं, आप उसे नोट भी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में वही चीज़ें आएंगी। तो पहली बात तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में जो बजट पेश किया गया सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा, वो उसका आकार कितना था। उसमें दिया होगा कि 5,70,000 करोड़ या 5,50,270.78 करोड़। ठीक है, तो ये जो डिजिट यहाँ पे दी गई है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको रट लेनी है और इसको आपको लिखना है 2 बार हाथ से, तभी आप ध्यान रख पाएंगे, वरना आप ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो जो बजट सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया गया था वो 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट था। अब देखिए, कुल प्राप्तियां जो हुई थी वो कितनी हुई थी, 5,06,181.84 करोड़। ठीक है, इतनी प्राप्तियां हुई थी। अब बाकी क्या है, गवर्नमेंट को हर बार घाटा होता है। ठीक है, तो बाकी गवर्नमेंट ने अपने पास से मिलाया था। कुल राजस्व प्राप्तियां ये कितनी हुई हैं, तो वो हुई हैं 4,18,340.44 करोड़, और कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हुई हैं, 87,841.40 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखिए कि राजस्व बचत कितना हुआ है, तो वो हुआ है 23,210.09 करोड़ अनुमानित है। तो इसमें और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम आपको प्रेशर दे के बताएंगे। तब तक मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनते रहिए। देखिए, राजकोषीय घाटा
ठीक है। कितना अनुमानित है, तो वो कितना अनुमानित है, 90,729.80 करोड़ अनुमानित है, जो कि सकल घरेलू राज्य उत्पाद का 4.17% है। बजट के मुख्य बिंदु क्या रहे हैं, तो देखिए आत्मनिर्भर यूपी के 4 स्तंभ इसमें बताए गए हैं। यानी जो यूपी है उसको आत्मनिर्भर बनाना है, तो पहला क्या है, अवस्थापना विकास करना होगा जन स्वास्थ्य पे, यानी कि हमें कोविड जो है उसके लिए और वैसे भी लोग स्वस्थ रहने चाहिए। तीसरा पॉइंट है मानव संपदा सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना होगा, जो मानव संपदा है उसका विकास करना होगा। कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों का विकास करना पड़ेगा। और इस बजट में और क्या दिया गया था, और देखिए दिया गया था कि लखनऊ में यूपी पुलिस और फॉरेंसिक साइंसेज इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो क्वेश्चन आएगा कि यूपी पुलिस और फॉरेंसिक साइंसेज इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी, शाहजहांपुर या लखनऊ में। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप आधे बच्चे शाहजहांपुर मार के आएंगे और आधे बच्चे लखनऊ। तो सही क्या है कि यूपी पुलिस और फॉरेंसिक साइंसेज इंस्टीट्यूट। तो योगी बाबा जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ में रहते हैं, तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा, अगर कुछ पुलिस वाला काम धाम होगा तो कहाँ होगा, शाहजहांपुर में नहीं होगा, वो लखनऊ में ही होगा। किसानों के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है, तो वो देखिएगा। देखिए किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई है। क्या, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई है सन 2022 तक। तो इसको देखकर ही चीज़ें ये लोग उठाते हैं, इसको देखकर ही निर्णय लेते हैं। तो देखिए आय सन 2022 तक दोगुनी कर दी जाएगी। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2 करोड़, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, प्रदेश के 2,40,27,000 किसानों को कितना रुपये मिला है, ये डेटा ध्यान रखिएगा। 123 करोड़ से अधिक धनराशि का भुगतान किया गया है। कितनी, 123 करोड़ से अधिक। और हाँ देखिए ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, ये आप पीडीएफ हमारी फ्री में भी ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, रेड डायमंड कोचिंग, ठीक है, जो हमारे चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं, और इसी नाम से हमारा बना है क्या, टेलीग्राम ग्रुप। लेकिन ये जो हमारा यूट्यूब पे चैनल है इसका है रेड डायमंड कोचिंग बाय मिंटू बाबू, उसका जो नाम है रेड डायमंड कोचिंग, बस 3 शब्द हैं, आप इतना टाइप करिएगा रेड डायमंड कोचिंग। टेलीग्राम पे ये नोट्स मैंने डाल दिया है, ये नोट्स मैंने डाल दिया है 2 अप्रैल सन 2021 को। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर डाउनलोड, वहाँ से ये नोट्स को ज़रूर डाउनलोड करें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फाइनेंशियल ईयर सन 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का क्रियान्वयन किया गया है। और देखिए कि मुख्यमंत्री ने क्या है कि दुर्घटना बीमा योजना एक बनाई है, तो उसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सोलर पंप लगाए जाएंगे। और फाइनेंशियल ईयर सन 2021-22 के लिए 15,000 सोलर पंप की स्थापना की जाएगी, आपको ध्यान रखना है। महिलाओं के लिए बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो देखिए महिलाओं के लिए क्या किया गया है कि जो बालिकाएं होती हैं उनके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई जाएगी, और जिसके लिए 1200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि मुख्यमंत्री सुमंगला योजना चलाई जाएगी, उसके लिए कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 1200 करोड़, आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे, देखिए यहाँ पे 1200 करोड़ है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए पुष्टाहार कार्यक्रम योजना, इसके लिए 4,094 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और राष्ट्रीय पोषण अभियान योजना, इसके लिए 415 करोड़। फाइनेंशियल ईयर सन 2021-22 के लिए महिला सामर्थ्य योजना, इसके लिए 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों को कितना दिया जाएगा, 500 रुपये प्रति महीना भुगतान किया जाएगा, जो निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थी हैं।
महिला शक्ति केंद्र के लिए 3200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। और महिला हेल्प डेस्क तहसील स्तर पे खोली जाएगी। अभी क्या है, तहसील स्तर पे नहीं है, इन्होंने ये बात देकर तो कर दी है, ऐसा होगा। अब देखते हैं हो पाता है या नहीं, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत काम किया था अपने टाइम पे। 1090 स्टार्ट की थी, और जो एम्बुलेंस है ये सब अखिलेश यादव ने स्टार्ट की थी। तो योगी महाराज भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगला है युवाओं को बजट में प्रावधान। तो युवाओं के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। आप युवा हैं, आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या बजट में दिया है? तो आपको निःशुल्क कोचिंग करने का एक अवसर प्रदान किया गया है। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, लेकिन क्या है, वहाँ पे गुणवत्ता नहीं मिल पाएगी, इसी हमें पूरी उम्मीद है। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, नाम क्या है उसका? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये उसका नाम है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलाई गई है निःशुल्क कोचिंग पढ़ाने के लिए। कहाँ? उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में। तो अभी तक ये पहली बार किया है किसी प्रदेश ने। मेरठ में क्या है कि नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की श्रमिकों के कल्याण के लिए बजट में प्रावधान किया है। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास एवं योजना, इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना को, देखिए नाम में अंतर है, यहाँ पे है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, इसके लिए 12 करोड़। 18 मंडलों में एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। अटल आवासीय विद्यालय, ठीक है। और जबकि जो केंद्र का बजट है वहाँ पे कोई दूसरे विद्यालय खोले गए हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या सैनिक विद्यालय खोले गए। अभी हम आपको केंद्र का भी बजट रिवाइज करवाएंगे, तो साथ बने रहिएगा मिंटू बाबू के साथ। आप देख रहे हैं रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू। आप अपने इस करंट अफेयर सेक्शन को बार बार रिवीजन करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, वरना आप कर नहीं पाएंगे। 18 मंडलों में एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। अब देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है सन 2021-22 के बजट के लिए। तो पहला पॉइंट देखिएगा कि कोविड, जो कोरोना वायरस है, इसके रोकथाम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 50 करोड़ का बजट में व्यवस्था की गई है कोविड-19 के लिए। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कोरोना वायरस से आप क्या समझते हैं, कि वास्तव में कोरोना वायरस है या नहीं है, या सरकार कोरोना वायरस की आड़ में कोई अपने गलत काम कर रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, जनता को परेशान कर रही है। वास्तव में कोरोना वायरस है या नहीं है, हम भी आपको बताएंगे कि हमें क्या लगता है। अटल बिहार लखनऊ में क्या है, अटल बिहार, और यहाँ पे क्या है, चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अमेठी और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे बताइएगा आप? तो 2 जगह, एक अमेठी और बलरामपुर में, ठीक है। यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया है, ध्यान दीजिएगा कि योगी महाराज ने कह दिया है कि हम गोरखपुर में, पहले ये गोरखपुर के रहने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि हम गोरखपुर में और रायबरेली में एम्स खोलेंगे। एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, ठीक है, संस्थान, तो जो कि दिल्ली में है। अब यहाँ पे ये गोरखपुर में खोलेंगे और रायबरेली में खोलेंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि सन 2021-22 बजट के अनुसार नए एम्स कहाँ कहाँ खोले जाएंगे। ऑप्शन दिया होगा शाहजहाँपुर, ठीक है, कानपुर, शाहजहाँपुर, कानपुर और रायबरेली, या नन ऑफ द अबव। तो हमको रायबरेली लगाना होगा, या फिर क्या दिया होगा, गोरखपुर दिया होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं अपन लोग इसमें। तो देखिए, जो अभी तक जितने भी 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में से उत्तर प्रदेश में 1/6 जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। कितनी? 1/6 जनसंख्या निवास करती है, यानी पूरी भारत का 6ठा भाग क्या है जनसंख्या का, उत्तर प्रदेश में रहता है। अब देखिए, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, तो वो स्टेट की भी होती है। तो स्टेट में जो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक है, उसमें उत्तर प्रदेश का 2nd स्थान आया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सीएम योगी बाबा की। अगला है निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे,
इस समय एक्सप्रेस वे हमारे कौन कौन से चल रहे हैं, तो पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर, ये इतने एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ की। गंगा एक्सप्रेस वे, इस देखिए एक जो गंगा एक्सप्रेस वे है इसका निर्माण शीघ्र ही कराया जाएगा, ऐसी बातचीत कही गई है। और क्या है, उत्तर प्रदेश नगर विमान प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत एयरपोर्ट की संख्या 4 से 7 कर दी गई है। अब जो एयरपोर्ट्स होंगे वो पहले 4 थे, अब 7 कर दिए गए हैं। अयोध्या में निर्माणाधीन, यानी इस समय जो अयोध्या में बन रहा है क्या, एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तुरंत अपने क्या है जो भी कॉपी किताब डायरी हो वहाँ पे इसे ज़रूर लिख लें, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये वाला। तो क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का क्या है निर्माणाधीन हो रहा है, ये किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है, जो कुशीनगर में है उसको पहले क्या है अंतर्राष्ट्रीय नहीं था, अब वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से घोषित कर दिया गया है। तो एक लखनऊ में हो गया और एक वाराणसी में, एक कुशीनगर में और एक चौथा हो गया गौतम बुद्ध नगर, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो चुके हैं। अब देखिए इन्होंने कुछ अच्छे शहर बनाने के लिए क्या है स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत इन्होंने 10 शहरों को चुना है कि हम इन्हें स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो जहाँ पे योगी आदित्यनाथ स्वयं रहते हैं लखनऊ, तो लखनऊ को ये बनाएंगे, प्रयागराज को, कानपुर को, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़। तो देखिए इसमें क्या है इतने को ये क्या बनाएंगे, इसे स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ये बनाएंगे स्मार्ट, तो ये ध्यान रखिएगा। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत वाराणसी, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन और शाहजहाँपुर, ये क्या है इन लोगों को ये इतने जो शहर हैं इनको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। यूपी में बेस्ट इनलैंड स्टेट हेतु फर्स्ट पुरस्कार दिया गया है, यानी बेस्ट इनलैंड स्टेट किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक है पारंपरिक कारीगर के लिए ये योजना चलाई जा रही है, यानी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसमें जो शहर में और ग्रामीण में जो लोगों को काम नहीं मिल रहा है वो इसमें योजना में जाके अपना काम ले सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ बेरोजगारी उनकी दूर होगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे, 3 नाम हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे। ये जो 3 हैं ये क्या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किए गए हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का काम होगा। अब देखिए लखनऊ और शाहजहाँपुर आपको ध्यान रखना है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजाति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा और शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम से संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो देखिए जब उत्तर प्रदेश का एक बड़ा रोल था शाहजहाँपुर से, जो स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, ठीक है, तो शाहजहाँपुर में क्या स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थापित किया जाएगा और लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजाति संग्रहालय। तो क्वेश्चन आएगा कि जनजाति संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा, शाहजहाँपुर या लखनऊ में, ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा। अभी तक आपने उत्तर प्रदेश का जो कि बजट था सन 2021-22 के लिए भाई सुरेश खन्ना के द्वारा दिया गया था, पूरा देख चुके हैं। अब अपन लोग देखेंगे सन 2021-22 का जो कि भारत का बजट था, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था, उसके इम्पॉर्टेंट बिंदु का रिवीजन करेंगे। तो अभी तक आपने ये वाला बजट तो देखा है, तो आशा करते हैं आपको सारा समझ आया होगा, ठीक है। आप इसे बार बार लिखें और रिवीजन करें। तो चलिए हम आपसे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते हैं जो कि अभी आपने पढ़ा है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो उत्तर प्रदेश में बजट पेश किया गया था वो कितने रुपए तक का बजट पेश किया गया था, कितने रुपए तक का बजट पेश किया गया था, तो आपको वो अमाउंट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए और एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा, आखिरी क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम
संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में या शाहजहाँपुर में? इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, पार्ट नंबर 2। ये आखिरी पार्ट है, इसके बाद फिर कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब हम लोग भारत का बजट देखेंगे। यदि आप क्या है कि नियर अबाउट अप्रैल मई या जून में कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं सन 2021 में, तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और मैंने ये बहुत ज़्यादा इसे क्या है बहुत अच्छी तरीके से हम आपको बता पा रहे हैं, तो आप इसे बार बार रिवीजन करें, पढ़ें, ज़्यादा इधर उधर भटके ना। तो देखिए हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जीडीपी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, शिक्षा किसी भी देश की, किसी भी परिवार के व्यक्ति की या किसी के परिवार की सबसे बुनियादी चीज़ होती है। सब कुछ शिक्षा के दम पर ही निर्भर होता है। देखिए चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने जितवा दिया था सिर्फ शिक्षा और एजुकेशन के दम पे। वो इतने ज्ञानी थे। और बाबा रामदेव स्वयं क्या है, उनके पास कुछ नहीं था। आज से 20 साल पहले 20 साल के अंदर उन्होंने शिक्षा के दम पर ही पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया है। तो एजुकेशन में क्या रहा ये अपन लोग देखेंगे, और गवर्नमेंट के क्या क्रेडिट रहे, क्या इनकी अच्छाइयाँ रही ये देखेंगे। स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में देखेंगे, जो कि कोरोना एक संकट बना हुआ है। क्या सस्ता और क्या महंगा हो जाएगा ये देखेंगे अपन लोग। और सन 2021 में प्रोजेक्ट टारगेट क्या है सन 2021 का, क्योंकि हमने ये टारगेट बनाया है, इसे देखेंगे। किसान खेती कृषि इसको क्या मिला है, जैसे हमारे भारत में हो सकता है आप कृषि खेती से जुड़े हो, आपके पास कुछ खेती हो, गन्ना या धान गेहूँ हो, तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है ये देखेंगे। और रोड जो बन रही हैं इस समय आप देखते होंगे रात दिन इस समय रोड बन रही हैं, तो ये देखेंगे हम लोग। गेनर्स और लूजर्स यानी कौन कौन सी कंपनी फ़ायदे में रही है, कौन कौन से घाटे में, ये देखेंगे। और वित्तीय घाटा देखेंगे, यानी भारत सरकार को हमेशा घाटा होता है, ये देखेंगे। और एलोकेशंस अब बजट, ये चीज़ें देखेंगे। तो हमने आपको बता दिया है कि हम लोग इसमें इतनी चीज़ें 11 पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके जो हॉट टॉपिक हैं, मुख्य बिंदु हैं, हम आपको प्रेशर दे के बताएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा पूरा कंसंट्रेट होकर। तो देखिएगा जो कि निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने ये बजट तीसरी बार पेश किया है। कितनी बार? तीसरी बार। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे भारत में पहली बार ये पेपरलेस बजट पेश हुआ है, कि पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। और बजट जो पेश किया गया था, ये जो जिस टेबलेट पे पेश किया गया था, ठीक है, मोबाइल तरीके का टेबलेट, वो मेड इन इंडिया था, नॉट असेंबली इन इंडिया, तो भारत का ही बना हुआ था। और इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जो जनगणना होगी वो डिजिटल जनगणना होगी, डिजिटल। तो आप भी पूरी तरह डिजिटल हो जाइए। पढ़ना हो तो मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे पढ़िए, कॉपी किताबें ये सब चीज़ें थोड़ा कम कर दीजिए। अभी पूरी तरीके से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या धीरे धीरे डिजिटली शिफ्ट हो जाइए। अब देखिए जीडीपी जो है वो सन 2019-20 में 4.2 थी, और सन 2020-21 में 7.7 हो गई, वो भी क्या माइनस में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, सन 2020-21 में जीडीपी -7.7 रही है, क्योंकि कोरोना आ गया था, उसमें क्या है सब चीज़ क्लोज हो गई थी, तो -7.7 चली गई जीडीपी। अब एजुकेशन एक्सपेंस ग्राफ क्या रहेगा। अब देखिए भारत सरकार में जो पैसा दिया गया सन 2020 में, वो 94.9 हज़ार करोड़ रुपए दिए गए शिक्षा के लिए। कितना? 94.9 हज़ार करोड़। और सन 2021 में ये 99.3 हज़ार करोड़ रुपए कर दिए गए। तो क्वेश्चन आएगा सन 2021 में शिक्षा के लिए कितना पैसा दिया गया, तो 99.3 हज़ार करोड़ रुपए दिया गया। अब देखिए गवर्नमेंट ने बताया कि हमारे लिए क्या क्या बेहतर चीज़ें हुई हैं। तो देखिए जीएसटी संग्रह कितना हुआ है, तो जनवरी में जीएसटी संग्रह जो हुआ है वो कितना हुआ है, 1,20,000 करोड़ रुपए हुआ है। ठीक है, 1,20,000 करोड़ रुपए जनवरी सन 2021 में हुआ है। और वही दिसंबर सन 2020 में 1,15,000 करोड़ रुपए हुआ था। तो दिसंबर में थोड़ी दिक्कतें थी, जनवरी में क्या है सब धीरे धीरे व्यापार ऊपर उठ रहा है, तो इनको जीएसटी संग्रह इनका बढ़ेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इन्होंने एक चलाई थी कोरोना के समय, जिसमें क्या है 2.67
यानी 2.67 लाख करोड़ रुपए इन्होंने क्या उसके लिए फंड दिया था, और लाभार्थी उसके थे कितने 12 करोड़। और उसी समय इन्होंने क्या है 8 करोड़ लोगों को फ्री सिलेंडर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अनाज बहुत ज़्यादा बांटा गया था। देखिए अगर हम सोचें कि अनाज बांटना ये बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। अनाज इन्होंने बांटा था 12 करोड़ के लोगों को, और वन नेशन वन कार्ड योजना शुरू की जाएगी। आपके पास एक कार्ड होगा, आप उसी कार्ड को यूज़ करके अपना सारे काम कर पाएंगे, ठीक है। किसके द्वारा? तो आप उस कार्ड को यूज़ करके सारे काम कर पाएंगे। तो वन नेशन वन कार्ड योजना शुरू की जाएगी। और जो कोरोना में बार बार टीके लग रहे हैं, अभी आपने टीका लगवाया है या नहीं आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और टीके को लेकर आपकी क्या थिंकिंग है? तो भारत ने क्या है 2 टीके बनाए हैं, 2 टीके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टीके भारत के द्वारा 100 से अधिक अलग अलग देशों में भेजे जा रहे हैं। तो भारत ने यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर दिया है। हालांकि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है इन टीकों पे। तो इसने क्या है भारत ने 100 से ज़्यादा देशों में ही अपने टीके भेज रहा है कि हाँ हमने टीके बना दिए हैं, सब लोग इसे यूज़ करो। तो मुझे तो पहली बात तो कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोरोना लाइक जुकाम है, जुकाम खांसी की तरह, ठीक है। वो आया है चला जाएगा, यह हमेशा रहता है। जैसे कि क्या है विश्वरूप राय चौधरी कहते हैं, हमें उनकी बातें वो सही लगती हैं। तो और साथ में क्या है कि 5 छोटे छोटे इन्होंने और क्या है बजट निकाले कोविड के दौरान, और तैयारी चल रही है चंद्रयान 3 की, ये सब बातें इन्होंने बताई। और 27 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के लिए दिया गया। कितना? 27 लाख करोड़ रुपए का। तो ये जो अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इसे ध्यान रखिएगा। सन 2021 का प्लान इनका क्या है कि स्वच्छ भारत हो और स्वस्थ भारत हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है स्वच्छ 2 बार लिख गया है, आप ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, ठीक है, यानी कि क्लीन एंड हेल्थी। तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चलाई जाएंगी आने वाले दिनों में, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ। तो गवर्नमेंट थोड़े बहुत तगड़े बदलाव करनी जा रही है। और ये एक नया टैक्स लगाएगी, उसको ग्रीन टैक्स कहा जाएगा। ग्रीन टैक्स क्या टैक्स होगा, ध्यान से सुनिएगा। जो 15 साल या उससे ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ होंगी उस पर ये लोग 3800 रुपये एक्स्ट्रा लिया करेंगे, एक साल में 3800 रुपये। अगर गाड़ी आपकी नई है तो ये रुपये नहीं पड़ेंगे। तो एक तरीके से लोगों को ये प्रमोट कर रही है कि नई नई गाड़ियाँ खरीदो जल्दी जल्दी। क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाए जाएंगे 682 जिलों में, और 42 एयरपोर्ट और बनाए जाएंगे, 11 सी पोर्ट्स बनाए जाएंगे, 15 स्वास्थ्यकालीन ऑपरेशन केंद्र बनाए जाएंगे, 2 मोबाइल हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, मतलब चलते फिरते अस्पताल। WHO फाउंडेशन बनाई जाएगी। अब देखिए जो WHO संस्थान है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, अगर हमें कोई काम करना है स्वास्थ्य को संबंधित तो हम पहले भारत में करें, उसके बाद हम WHO जाएं जिनेवा स्विट्जरलैंड पर, वहाँ से हमें अप्रूव करेंगे तब फिर आए, तो उसमें बहुत समय लगता है। तो क्या है उसकी एक फाउंडेशन होगी, तो उसी के रूल नियम कायदे होंगे, यहीं से हम अप्रूव करा लेंगे, ठीक है। नो बायो टेस्ट लैब शुरू की जाएंगी, और हेल्थ पोर्टल ईवेरी स्टेट के लिए शुरू किया जाएगा। यानी कि हर राज्य का अपना एक राज्य का हेल्थ पोर्टल यानी वेबसाइट होगा, उसी पे सारी चीज़ें हुआ करेंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लेह, यानी लेह में एक नई यूनिवर्सिटी खोली जाएगी जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड होगी। और 100 से ज़्यादा मंडी जो हैं वो यानी इलेक्ट्रॉनिक ई नाम से जोड़ी जाएंगी। 1.68 करोड़ किसान पंजीकरण ई नाम के साथ हो चुके हैं। यानी जो मंडियाँ थीं वो 100 से ज़्यादा ई नाम के साथ जुड़ चुकी हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक जुड़ चुकी हैं। और जो किसान 1.68 करोड़ यानी 1,68,00,000 किसान ऑलरेडी उससे रजिस्टर्ड हो चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक मंडियों के द्वारा। मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पार्क जो कि क्या है 7 खोले जाएंगे अगले 3 साल में। 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे प्राइवेट कंपनी के द्वारा। यानी ये स्कूल तो सरकारी होंगे लेकिन इसको खोलने के लिए जो बनाएंगी चीज़ें वो प्राइवेट कंपनियाँ इसको बनाएंगी। तो ये थोड़ी अच्छी चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट के पास इतने होशियार पढ़े लिखे IAS IPS अफसर हैं, उनसे ये काम करवा सकती है, लेकिन नहीं, ये प्राइवेट लोगों को देगी। 100% रेलवे जो है वो इलेक्ट्रीफाइड सन 2023 तक हो जाएगा। यानी रेलवे है वो लाइट से चला करेगा। 1 करोड़ और
और लोगों को उज्ज्वला योजना से जोड़ा जाएगा। नए रोगों पर ध्यान रखा जाएगा, यानी कोई नया रोग इस समय आने वाला है या नहीं, उस पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। और मेट्रो क्या है, मेट्रो के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। आपका है, आप देखते हैं यहाँ पे मेट्रो बन रही, वहाँ पे मेट्रो बन रही, इसके बारे में। तो देखिए 7,200 किलोमीटर मेट्रो इस समय कार्यरत है। 1,016 किलोमीटर मेट्रो इसमें नई बन रही है। और मेट्रो लाइन जो कि लो फेयर होगी, यानी ये सस्ती मेट्रो होगी, आप कम रुपए में भी जा पाएंगे। 25 प्लस पेंशन, यानी जिनका 75 प्लस उम्र है, कितना 75 प्लस, उनको जो पेंशन मिलती है वो रिटर्न फ्री होगी, यानी उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंपटीशन अधिक हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे कि हम छूट दे देंगे। जैसे तुम स्वतंत्र हो किसी भी कंपनी का सिम खरीदने के लिए, वैसे ही स्वतंत्र हो जाओगी किसी भी कंपनी से अपनी बिजली लेने के लिए। तो क्या है, हम लोगों को बिजली थोड़ा सस्ती मिल पाएगी। तो आने वाले समय में क्या है, हम लोग डायरेक्ट कंपनियों से बिजली खरीद पाया करेंगे। तो क्या है, आप स्वयं अपना बिजली कंपनी चुन सकते हैं। और देखिए जो सी पोर्ट्स होते हैं वो प्राइवेट कर दिए जाएंगे। और इस बजट में एक बहुत बड़ी बात की गई है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही है। अभी थोड़े दिन सारे बैंक बंद रहे थे, नियर अबाउट ये मार्च में। तो देखिए क्या है, बैंक वगैरह प्राइवेट हो जाएंगी, चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी, तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। गैस लाइन प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है, यानी आपको जो सिलेंडर बार बार पहले लेने जाते थे, ले आते थे, अब क्या है आपको घर पे देने आता है। आने वाले समय में वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपको पाइप के द्वारा घर पे गैस मिला करेगी। तो गैस पाइपलाइन जम्मू कश्मीर में शुरू हो रहा है। और वर्ल्ड क्लास फाइनटेक हब बनाया जाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी हाई रखी जाएगी, इसका मतलब ये है। ओपीसी ओपन यानी ओपीसी से रिलेटेड और एनआरआई, नो बैरियर टू ओपन स्टार्टअप, यानी कि अगर कोई स्टार्टअप कोई खोलना चाहता है, कोई नई कंपनी बनाना चाहता है, तो उसके लिए कोई बैरियर नहीं होगा, आसानी से खोल पाएगा। एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे 750। ठीक है, कितने 750। पहले हमने देखा था सैनिक स्कूल थे, अब 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। जिसमें क्या है, जो पिछड़े बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, जिनको क्या है आज भी कोई सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनको क्या है, उनको छोटा बड़ा या उनकी बोली भाषा भी बिल्कुल अलग है, तो उनको पढ़ाने के लिए 750 नए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। LIC भी IPO ला जाएगा, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाई जाएगी। LIC होगी वो प्राइवेट कर दी जाएगी, और क्या है IPO लाई जाएगा। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव किया जाएगा। FDI 49% से बढ़ा के 74% कर दी जाएगी। देखिए LIC को बेचना है तो गवर्नमेंट क्या है 74% अब बेच देगी, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये भारत के युवाओं और भारत की जनसंख्या के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, ये गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। ये वही बात हुई कि किसी के माता पिता चाहते हैं कि हम अपनी खेती है या मकान सारा बेच देंगे, और जो पैसे मिलेंगे उससे हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो देखिए खेती या मकान बेच जाएगा, तो जो पेरेंट्स हैं उनकी तो लाइफ कट जाएगी, लेकिन आने वाली संतान कहाँ रहेगी, किसी किराए के मकान में रहेगी। उसे क्या है लगातार बहुत बड़ी टेंशन रहेगी। वैसे क्या है ये FDI ये बहुत बड़ा नागरिकों को एक दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि विदेशी कंपनियां इसको खरीदेंगे, ठीक है, वो अपने हिसाब से चलाएंगी। तो गवर्नमेंट अभी तक 49% FDI थी, अब बढ़ाकर कह रही है कि हम 74% कर देंगे। रोड से और ट्रांसपोर्ट के बारे में डेटा है कि 3,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे तमिलनाडु के लिए बनेगा। इसके लिए 1.03 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। और माधवी कलाम कॉरिडोर प्रपोज्ड किया गया है इसे, और 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे केरला के लिए बनेगा। इसके लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 600 करोड़
मुंबई के लिए दिए गए हैं, जो कि कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए बनेगा। और क्या है कि 675 किलोमीटर हाईवे वेस्ट बंगाल में बनेगा, उसके लिए 25,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। रोड मजबूत करने के लिए 100 और रोड की मरम्मत करने के लिए 1300 किलोमीटर होनी है, जो कि कलकत्ता से सिलीगुड़ी असम हाईवे जो कि 1300 किलोमीटर होना है, इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए दिए गए। कितने? 19,000 करोड़। मिलिट्री रोड एंड हाईवे, इसके लिए कितना रुपये दिया गया है? 1,18,101 लाख करोड़। यह मिलिट्री रोड एंड हाईवे के लिए, यानी जो मिलिट्री की रोड वगैरह बननी है उसके लिए। अब देखिए जो किसान है उसके गेहूं से संबंधित कुछ डेटा दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। सन 2020 में और सन 2021 में, देखिए पहले सन 2021 का ध्यान से सुनिए। सन 2021 में गवर्नमेंट ने कितना 75,000, ठीक है, 75,050 करोड़ रुपए दिए हैं सन 2021 में गेहूं के लिए। 75,050 करोड़ रुपए 45 लाख किसानों के लिए। और सन 2020 में 62,802 करोड़ रुपए 35 लाख किसानों के लिए दिए थे। अब इससे क्या क्या सस्ता होगा, क्या क्या महंगा होगा? तो जो नीचे के लिए एरो लगा ये सभी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। यानी सोना, देखिए सोना कहाँ 57-58 हज़ार तक रेट पहुँच गया था कोरोना के समय। अब इस समय काफ़ी सस्ता है सोना, नियर अबाउट ऐसे 47,000 में। तो सोना सस्ता, सिल्वर यानी चांदी सस्ती, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल, जूते, बीमा, स्टील और लोहा, ये चीज़ें कुछ सस्ती हो जाएंगी। सस्ते का मतलब बहुत बड़ा नहीं, लेकिन आप कुछ सस्ता रहेगा। उसमें फ़ोन, चार्जर, शराब, एसी, सूती कपड़े, सोलर लैंप, दाल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक ये चीज़ें क्या है, थोड़ी महंगी हो जाएंगी। तो देखिए ये चीज़ें सस्ती महंगी थी। अब थोड़ा डेटा और देखिएगा। अब देखिए जो कंपनी है, कुछ कंपनी यहाँ पे अपन लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनी ग्रोथ पे रही है, कौन कौन सी नीचे जा रही हैं। तो देखिए ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो है, इसको फ़ायदा हो रहा है, और अशोक लेलैंड, इसको भी फ़ायदा हो रहा है। और एक साइड इंडस्ट्री है भारत, ठीक है, भारत फोर्ग है, इसको घाटा हो रहा है। ये ऊपर से नीचे तक ये जो पहला सेक्शन दिया गया है ये सब ऑटो के बारे में है, ये सब आईटी सेक्टर के बारे में, लास्ट में सब फार्मा यानी सब दवाई से संबंधित है, तो इसको घाटा हो रहा है। अब आईटी सेक्टर में जो टाटा की है और जेनुसुस है, इसको क्या फ़ायदा हो रहा है। और बाकी जो नीचे दी गई है टेक महिंद्रा वगैरह, इसको घाटा हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, इसको भी घाटा हो रहा है। फार्मा में जो है जिरामल इंटरप्राइजेस और ओरोबिंडो फार्मा, इसको फ़ायदा हो रहा है, जबकि डॉक्टर रेड्डी और ल्यूफिन फार्मा, इसको घाटा हो रहा है। यानी ये कंपनी घाटे में रही है। वित्तीय घाटा 6.8 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा है सन 2020-21 में, और जीडीपी की है 6.8% जीडीपी रहेगी। 4.5% घाटा कम हो सन 2025-26 में, ये इन्होंने अपना टारगेट रखा है। क्या टारगेट रखा है कि 4.5% घाटा या इससे कम घाटा होना चाहिए। कब तक? सन 2025-26 तक। और अभी तक घाटा हम लोगों को ज़्यादा होता रहता है। अब देखिए और क्या होने वाला है कि 2 और बैंक जो हैं वो प्राइवेट कर दिए जाएंगे। क्या? 2 और सरकारी बैंक क्या होंगे, वो प्राइवेट कर दिए जाएंगे। इसके संकेत मिले हैं। किसको कितना पैसा आवंटित किया गया, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, ध्यान से देखिएगा। देखिए स्वास्थ्य के लिए 94,000 करोड़ दिए गए थे, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन यहाँ पे 2,38,000 करोड़ दिए गए हैं। कोविड के लिए 35,000 करोड़ अलग से दिए गए हैं। न्यू फिगर एस्टिमेशन 5 लाख करोड़ है। टारगेट है हमारा क्या, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सन 2025 तक बनाना। उसके लिए हमें नई नई चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो क्या है, कैपिटल एक्सपेंस INR 4.12 लाख करोड़, शहरी स्वच्छ भारत के लिए 1.41 लाख करोड़, इसे हम क्या पढ़ेंगे, 1.41 लाख करोड़। प्रदूषण सीमित करने के लिए 2,000 करोड़ दिए गए हैं। पब्लिक बस एयरपोर्ट के लिए 18,000 करोड़ और 20,000
इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी जो कि प्राइवेट सेक्टर की होंगी। किसकी? प्राइवेट सेक्टर की। मतलब बसें तो प्राइवेट होंगी, गवर्नमेंट उसमें थोड़ा थोड़ा कोई राहत कर सकती है। रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। स्टेट कैपिटल के लिए 2 लाख करोड़, रोड और परिवहन के लिए 1.1 लाख करोड़, 1.18 लाख करोड़। कृषि लोन के लिए यानी जो खेती में किसी को ऋण लेना है उसके लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, ताकि किसी को नाबार्ड के द्वारा किसी को खेती में ऋण लेना हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत का जो किसान है वो जागरूक नहीं है। वो सोचता है कि हम ऋण लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो कई चीज़ें हैं, दिक्कत हो भी सकती नहीं, लेकिन हाँ ऋण लेना चाहिए। कृषि संसाधन क्या है? तो कृषि संसाधन के लिए दिया गया है कितना? 40,000 करोड़ रुपए। तो हमने आपको आज उत्तर प्रदेश बजट और केंद्र का पूरा बजट हमने आपको रिवीजन करवा दिया गया है। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और देखिए कि सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए करवा दिए गए हैं। तो आप ये बताइएगा, एक क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन बताइएगा कि अभी तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी हैं। ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। 10, 11, 12, 13। तो अभी तक भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी हैं, तो इसमें से सही आंसर बताइएगा। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आप देख रहे थे रेड डायमंड कोचिंग विद मिंटू बाबू। तब तक के लिए नमस्कार।